आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ऋतु दुबे तिवारी जी और मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला जी, प्रोफेसर राजमोहिनी सागर जी, डॉक्टर रवि कुमार गोंड जी जो कि संयोजक हैं आज के कार्यक्रम के, और डॉक्टर पीयूष द्विवेदी जी जो आज की संगोष्ठी के सह संयोजक हैं, सम्मानित श्रोतागण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि अभी जैसा मैडम ने कहा, मैं हिंदी पर्व की बधाई दूंगा, हिंदी दिवस की बधाई नहीं दूंगा। और आदरणीय रवि कुमार गोंड जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे इस अवसर पर, पुनीत अवसर पर आमंत्रित किया और एक विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम अपने हिंदी संस्कारों की भी बात करेंगे, और हिंद संस्कारों के अंदर अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है। मैं आज खाली हाथ नहीं आया हूँ, एक भेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ इस विद्यालय के लिए। ये मेरा पहला काव्य संग्रह है, सूरज के रंग। इसकी कुछ प्रतियां मैं आपकी विभाग अध्यक्ष जी को भेंट करना चाहूँगा। उम्मीद है ये अपने उचित स्थान पर जाएंगी और बच्चे इन कविताओं को पढ़कर। जी, आपने मेरी भेंट स्वीकार की, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद। जैसा कि वकीलों के बारे में एक भ्रम रहता है कि वकील बड़े निष्ठुर होते हैं, अपनी फीस से मतलब रखते हैं और फाइल चलने को आगे चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता दूं कि ज़्यादातर वकील ऐसे नहीं होते हैं। वो कुछ मछलियाँ होती हैं सारे तालाब को गंदा करती हैं। वकील अपने एक एक केस के लिए अपनी दिल की गहराइयों से कोशिश करते हैं और उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेस्ट सेव कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। आज का जो विषय है हिंदी का भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी कि हिंदी कल, आज और कल। तो इस विषय पर जब हम चर्चा के लिए इकट्ठे होते हैं और इस विषय के बारे में सोचते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक दोहा हम सब हिंदी प्रेमियों का और हिंदी सेवकों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। भारतेंदु लिखते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। वो आगे लिखते हैं विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेव करु भाषा में ही प्रचार। अब देखिए, ये जो दोहा है इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो बड़ा सिंपल है कि भाई आपकी भाषा की उन्नति होगी तो आपकी उन्नति होगी, और आपकी भाषा का ज्ञान आपको होगा तो आप अपनी बात सहजता से कह पाएंगे। इसके मूल में अगर भावार्थ देखें, वो आगे कहते हैं कि सब तरफ का आप ज्ञान लीजिए, उसको अर्जित कीजिए और उसका प्रचार और प्रसार अपनी भाषा में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो ज्ञान पहुंच सके। ये उसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम इसका भावार्थ देखें। सीधे तौर पर अगर अर्थ निकाला जाए तो मैंने आपको सीधे तौर पर अर्थ बताया। अब हम इसके भावार्थ में जाएं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। आप बच्चे जब यहाँ से अपना कॉलेज समाप्त करके घर जाते हैं और थके होते हैं, आपको भूख लगती है, तो आपके घर में माता हैं या आपकी बहन हैं या जिन घरों में नौकर चाकर हैं, आपकी सेवक या सेविकाएं हैं, उनसे आप पहला वाक्य आपका क्या होता है कि खाना दीजिए, बहुत जोरों से भूख लगी है। अब ये जो बहुत जोरों से शब्द है, आप दुनिया का कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, दुनिया की 50 भाषाएं सीख लें, लेकिन ये जो आपने बहुत जोरों से बोला है ना,
ये भाव किसी भाषा में नहीं निकल के आएगा। इसी प्रकार ये जो लोग अंग्रेजी के चोचे बने घूमते हैं कि साहब आई कांट डू दिस, आई डोंट नो दिस, उनके पीछे कुत्ता पड़े तो हट हट करेंगे वो। ये होती है मातृभाषा। अब हम विषय पर दोबारा पलट कर आते हैं। ये विषय मेरी दृष्टि में इतना विस्तारित है कि इस पर अगर हम चर्चा करने लगें तो हमें साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम कल की बात करते हैं कि हिंदी कल, तो हम कौन से कल की बात करते हैं? 2 दिन पहले बीता कल, 10 दिन पहले बीता कल। कल का अर्थ है पिछला समय। 10 साल बीता कल या 1000 साल बीता कल। अगर हम गहरे में उतरेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गहरे में उतरते जाएंगे और कल में उलझे रहेंगे, वर्तमान तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भी इतना विस्तारित हो चुका है कि उसका अध्ययन करने में भी हमें वर्षों लगेंगे। और भविष्य की बात करें तो मैं हिंदी का भविष्य कम से कम आज के दिन बड़ा उज्जवल देखता हूं। उसका कारण है, ताली मत बजाओ, भी बजाने की बारी आएगी। उसका एक कारण है कि मेरा अपना उदाहरण आप लीजिए। जो मैं भविष्य मुझे उज्जवल नजर आ रहा है इस भाषा का, मेरा अपना उदाहरण लीजिए। एक वक्त था कि जब इस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने आया था और मुझे मना कर दिया गया था। मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के योग्य नहीं था। लेकिन आज हिंदी की थोड़ी छोटी मोटी जो सेवा मैं कर पाया, ये उसी का कारण है कि अपनी मातृभाषा का मुझ पर ऋण रहेगा कि आज इसी कॉलेज ने मुझे एक सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया और मेरा सम्मान किया। अब आप ताली बजाइए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कभी भी हीन भावना के शिकार ना हो कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने तमाम उम्र सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उस वक्त सरकारी स्कूल ही होते थे, पब्लिक स्कूल का रिवाज बहुत कम था। हिंदी मीडियम से हम लोग 12वीं क्लास तक पढ़े। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। हिंदी से मेरा या साहित्य से औपचारिक रिश्ता कभी नहीं रहा, लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव मेरा रहा और मैं बचपन से ही साहित्य का अध्ययन करता था। और आज भी मैं अपनी आमदन का एक हिस्सा केवल और केवल किताबें खरीदने के लिए और हिंदी की साहित्य किताबें खरीदने के लिए खर्च करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब हम हिंदी के कल की बात करते हैं तो हम, जैसा कि ज्ञानी लोगों ने बताया है, और अगर हम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के निबंध को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि हिंदी का अपना इतिहास जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास से शुरू होता है। उस समय वैदिक संस्कृत होती थी। वैदिक संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा होने के कारण जनमानस को उच्चारण में कठिनाइयां थी, तो उसमें से प्राकृत निकली। प्राकृत में फिर 2 प्रकार की प्राकृत भाषा निकली, एक वैदिक और दूसरी बोलचाल की जो पाली कहलाई। पाली के बाद उसमें जो अपभ्रंश आया, वहां से हिंदी का उद्भव होता है। और हिंदी एक नदी के समान बढ़ती चली गई। बहुत सी छोटी छोटी धाराओं को उसने अपने में आत्मसात किया और बहुत से अपने कंकड़ पत्थर वो दूसरी धाराओं में मिलाती चली गई। मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे किताब, चाकू, कैंची, बादशाह, कुची, ये जितने भी शब्द हैं ये फारसी और उर्दू से आए हैं। लेकिन आज अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं तो निस्संदेह आप कहेंगे कि हिंदी के शब्द हैं। इसी प्रकार रेडियो, टिकट, स्कूल, ये शब्द अंग्रेजी के शब्द थे और हिंदी में आत्मसात हो गए हैं। तो हिंदी का रूप इतना बृहद और इतना फैला हुआ है और इतनी उदार भाषा है कि अपने आप में बहुत से शब्दों को समाहित कर लेती है और अपने शब्द भी दूसरी भाषाओं में भेजने के लिए तैयार है।
कुछ विद्वान इस पर ठीक विचार नहीं रखते हैं। उनका ये मानना है कि भाई हमें शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए, तुर्की के, फारसी के और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में मेरा विचार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए, अगर आपने अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमें अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालना होगा जिन परिस्थितियों से हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रख सकें। हिंदी कल भी समृद्ध थी, आज भी समृद्ध है और कल भी समृद्ध रहेगी और स्वच्छंद रहेगी। हिंदी के अनेक इतिहासकारों को जब हम देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी हिंदी मिलती है। अब अगर हम बाबा नागार्जुन की किताबें पढ़ते हैं, उनकी कविताएं पढ़ें, तो हमें दिखेगा कि हिंदी जन आंदोलन की भाषा है। इसी प्रकार जब हम प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हिंदी तो जनमानस की भाषा है। जब हम फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हिंदी आंचलिक भाषा है। जब हम महादेवी वर्मा जी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हिंदी तो भाव प्रधान भाषा है। अब देखिए, जब हम डॉक्टर नामवर सिंह को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे, हिंदी तो पढ़े लिखे लोगों की परिष्कृत भाषा है। तो हमारे साहित्यकारों ने ही हिंदी की इतनी सेवा की है और हिंदी को इतने रूप प्रदान किए हैं कि हिंदी आज सब भाषाओं की सर्वोच्च भाषा बनकर एक देवी का रूप ले चुकी है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। गीतकार शैलेंद्र का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाएं, हाथ नीचे कर लीजिए। अब गीतकार शैलेंद्र जी का एक गीत है, रमैया वस्ता भैया। कितने लोगों ने सुना है? बहुत अच्छे। आप मुझे इस रमैया वस्ता भैया का अर्थ समझा सकते हैं? बताएं। सर, रमैया एक होटल में एक शख्स था, वेटर, ठीक है, उसको वस्ता भैया का मतलब होता है इधर आप उसको बुलाने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। था क्या ये हिंदी नहीं है और हिंदी का इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है, इस वाक्य से भी कोई लेना देना नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर शैलेंद्र किसी काम से जा रहे थे तो वहां होटल के पास से जब वो गुजरे तो एक आदमी ने आवाज लगाई, रमैया वस्ता भैया। वो उनको एक कैच लाइन मिली, उनको लगा बड़ा अच्छा वाक्य है यार। उन्होंने बुला के पूछा कि भाई आपने क्या बोला था अभी? उन्होंने कहा ये रमैया है, इसको आवाज दी थी मैंने। तो उन्होंने वहां से लिखा, रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया। अब कोई शख्स हिंदुस्तान का बता दे कि ये हिंदी गाना नहीं है और है ये तेलुगु भाषा। तो इस तरीके से हमारे साहित्यकारों ने, हमारे गीतकारों ने हिंदी के अंदर बहुत सी चीजों को आत्मसात किया है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इस वाक्य पर एक हिंदी फिल्म बन गई और वो फिल्म भी चली, आप लोगों ने शायद देखी होगी। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी बहुत से पड़ाव से गुजरी है, बहुत विकास इसने किया है और तरह तरह के साहित्यकारों का, तरह तरह के विद्वानों का और शोधकर्ताओं का जो कार्य था, हिंदी के प्रति जो उनकी सेवा थी, उससे हिंदी आज एक समृद्ध भाषा के रूप में है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमृत बाजार और प्रताप जो पत्रिकाएं थी उसमें वृंदालाल वर्मा के लेख और बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लेख छपे। उन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। तो वो महान कार्य उस वक्त हिंदी में किया गया, जिस कार्य को करने के लिए बड़ी बड़ी पिस्तौल फेल हो गई। आज हम बात करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों में हिंदी का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हिंदी विकसित हो रही है। करीब 20 करोड़ लोग हिंदी जिनकी मातृभाषा है और 30 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदी जिनकी दूसरी भाषा है, वो दूसरे रूप में हिंदी से जुड़े हुए हैं। यानी कि 50 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से हिंदी से जुड़े हुए हैं। अब और आगे जाएं तो हम जानते हैं कि हिंदी इस वक्त करीब करीब हिंदी को बोलने वाले लोग दुनिया के 150 देशों के अंदर विद्यमान हैं। बहुत सारी पत्रिकाएं, मेरी खुद की कुछ कविताएं नॉर्वे की एक पत्रिका में छपी हैं, एक जापान की पत्रिका में मेरी कुछ कविताएं छपी हैं। तो
हिंदी एक सशक्त और शक्तिशाली भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रही है। और मैं आपको, मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये जानकारी है कि आपके साथ ये जानकारी साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब हिंदी हमारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली 10 भाषाओं के बीच में अपना स्थान पा चुकी है। परंतु फिर भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या संचार, अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के क्षेत्र में इसका स्थान 14वां या 17वां है। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है, 10वां स्थान इसलिए है शक्तिशाली भाषाओं में कि 140 करोड़ लोग 140 करोड़ लोग एक भाषा बोलते हैं विश्व में, जो मैड्रिन भाषा है, चाइनीज भाषा। वो उनकी खुद की भाषा है, उनकी जनसंख्या इतनी है। उसके अलावा औपनिवेशिकवाद, फिर यूरोपीय देशों में स्पेनिश भाषा का विस्तार, स्पेनिश कल्चर का विस्तार, जिसकी वजह से लैटिन अमेरिकी देशों में स्पेनिश को ज़्यादा बोला जाता है और फ्रेंच को ज़्यादा बोला जाता है। लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 10-15 सालों में हिंदी का उपयोग और हिंदी की मान्यता और हिंदी की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5 गुना बढ़ी है। ये मैं डाटा आपके साथ जो साझा कर रहा हूं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और 32 से ज़्यादा ऐसे संगणक हैं, यानी कि मोबाइल ऐप, जो इस वक्त हिंदी में डेवलप हो चुके हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ घरेलू स्तर की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे कवि कुल के शिरोमणि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण हम भूल सकते हैं क्या? आज से 45 साल पहले उन्होंने भाषण दिया था और इतना ओजस्वी भाषण था कि उसकी गूंज आज भी न्यूयॉर्क में महासभा की दीवारों में गूंजती है। वो एक ऐसा क्षण था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसको जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर हिंदी का ट्रांसलेशन मशीन भी होना चाहिए। उसके बाद हॉल के अंदर हिंदी की ट्रांसलेशन मशीन लगाई गई और आज भी वो कायम है। अभी जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया कि 94% मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी संगणक यानी कि ऐप्स की बढ़ चुकी है और 19% से ज्यादा कम होकर 16% अंग्रेजी की मांग उसमें आ चुकी है। जबकि इतनी बड़ी और समृद्ध भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी औपनिवेशिक काल में, जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, आज हिंदी उसको पूर्ण रूप से टक्कर दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना स्थान बना चुकी है। लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारी अपनी घरेलू समस्याएं। पहली समस्या तो ये है, बच्चों आप में से कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि 48 कितना होता है? 48। यही मार खा गए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि 48 की अंग्रेजी क्या है, मैंने आपसे ये पूछा कि अंग्रेजी 48 कितना होता है। यही कमी है हम लोगों की कि हम सुनते नहीं हैं, रिएक्ट पहले कर देते हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि 48 कितना होता है, तो शुद्ध हिंदी में इसका उत्तर होगा कि 40 और 8 48। बड़े जोश के साथ आप लोगों के हाथ उठे, मैं खुश हो गया था। लेकिन बड़ी निराशा हुई जब आपने कहा 48, क्योंकि संख्या है, उसका योग मैंने आपसे पूछा है। आप जब तक हिंदी को ढंग से सुनेंगे नहीं, तब तक आप हिंदी बोल नहीं पाएंगे। आपको हिंदी को पहले सुनना होगा, पढ़ना होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा बचा करके, जब भी पुस्तक मेला हो, जब भी कहीं कोई ऐसा ओकेजन हो या उत्सव हो, तो आप एक पुस्तक हिंदी की, साहित्य की, जरूरी नहीं है कि आपको व्याकरण पढ़ना है या पाणिनि के ग्रंथ उठा करके लाने हैं। आप हिंदी की अच्छी कहानियों की किताब ले आइए। जरूरी नहीं है कि आप प्रेमचंद पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ें। आपको जो राइटर अच्छे लगे, जिनकी भाषा आपके लिए सरल हो, जिनकी भाषा पे आप पकड़ बना सकें, उनकी पुस्तकें लाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि थोड़े दिन बाद आप इस भाषा को लेकर इतने समृद्ध हो जाएंगे
कि जिस प्रकार आज मुझे इस महाविद्यालय में सम्मान के लिए बुलाया गया है, आप सब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आए कल होए। धीरे धीरे एक एक कदम आप बढ़ाते चलिए। कुछ लोग शायद ये देख रहे होंगे कि ये वकील साहब हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो ये वकालत कैसे करते होंगे? वकालत में तो अंग्रेजी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अंग्रेजी भाषा सीखी है भाषा के तौर पर, और सिर्फ अपने व्यावसायिक पर्पज के लिए। उसके अलावा मैं जहाँ तक हो सके अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ और अंग्रेजी का इस्तेमाल भी नहीं करता। मेरी सारी फेसबुक आपको हिंदी पोस्ट मिलेंगी, मेरी सारी व्हाट्सएप चैट आपको हिंदी में मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत परिष्कृत हिंदी लिखें कि भाई अब ये एक आधा शब्द आप रोमंची खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक आधा शब्द आप डाल सकते हैं उसमें। अब ये रोमंची शब्द बड़ा पुराना शब्द है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर चाव पैदा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इस भाषा के नज़दीक हम कैसे जाएं, इस भाषा को कैसे आत्मसात करें। केवल और केवल अगर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और नंबर लेने के लिए आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप हिंदी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। आपको उसके साथ अपना मातृभाषा वाला संबंध बनाना पड़ेगा, तभी हिंदी समृद्ध होगी, तभी हिंदी विकसित होगी, और आप लोगों की भी दिमाग की और तर्क शक्ति बढ़ेगी जब आप हिंदी की कविताएं पढ़ेंगे, हिंदी की कहानियां पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी आती है तो आप हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कुत्ते काटने का मैंने उदाहरण आपको दिया था अभी। अब सवाल ये उठता है कि मैं एक वकील होते हुए इस तरीके के साहित्यिक उत्सवों में या साहित्य के अंदर मेरा किस तरीके से दिलचस्पी पैदा हुई और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। हमारी रमादी पहुँच चुकी हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो मैं आपको बताऊं, हमारी इजाजत है? हाँ, मैं अपनी बात आपको बता रहा था कि किस तरीके से मेरा ये रुझान हुआ। पहले जब हम लोग बच्चे थे ना, तो हमारे आसपास मोहल्ले में होली, दिवाली, मिलन समारोह इस तरीके के कार्यक्रम होते थे, तो उसमें कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो हम भी चले जाते थे। ज़्यादातर लोग हास्य कविता का पाठ करते थे और लोग खुश होते थे, तालियां बजाते थे, हंसते थे और अपने घर आ जाते थे। कितनी कविताएं हमने हास्य पर पढ़ी होंगी, कितनी हास्य कविताएं हमने सुनी होंगी, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताइए उसमें से कितनी कविताएं आपके घर तक आपके साथ गई? शायद एक भी नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप एक भी लाइन किसी हास्य कविता की नहीं बता पाएंगे। यही मेरे साथ हुआ। मैं बचपन में हास्य कवि सम्मेलनों में जाता था, कविताएं सुनी, घर आ गए, हंसे, बात खत्म हो गई। एक दिन क्या हुआ, जब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में था शायद, हमारे यहाँ एक पाठ्यक्रम में एक पुस्तक लगी, परिमल। आप लोगों में शायद कुछ लोगों ने पढ़ी हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है परिमल। उसमें एक कविता थी, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, उसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। जब उस कविता का पाठ हमारे शिक्षक महोदय श्री R.K. जैन ने किया और उसका अर्थ मुझे समझाया, तो आप यकीन मानिए बच्चों, वो कविता उस रोज घर तक मेरे साथ है। ये पहली कविता थी, वह तोड़ती पत्थर, उसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। और मैं आप सबको अनुरोध करना चाहूँगा, मैं बड़ा खुश हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदी प्रेमी छात्र आज यहाँ बैठे हैं और बड़े चाव से इन बातों को सुन रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने वो कविता नहीं पढ़ी है तो आप उस कविता को पढ़िए। आप बाबा नागार्जुन को पढ़िए, आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन लोगों को पढ़िए आप, और उन लोगों की बातों की गहराइयों में उतरने की कोशिश कीजिए। तो वो कविता उस रोज मेरे साथ घर तक चली आई
उसके बाद कविता लिखने का, कविता सुनने का, कविता पढ़ने का जो मुझे शौक उत्पन्न हुआ वो आज तक जारी है। मैं आपको बताऊं, बहुत सी बातें ऐसी हैं मेरे कविता संग्रह में। रमा जी, मैंने आपके विद्यालय को भेंट लेकर आया हूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी रिबन खोलता है, अभी रिबन खोलेंगे। तो बहुत सी कविताएं ऐसी हैं और बहुत सी मेरी भावनाएं ऐसी हैं जो मैं कितनी भी अंग्रेजी सीख लूं, कितनी भी स्पेनिश सीख लूं, कितनी भी चाइनीज सीख लूं, वो मैं अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा में व्यक्त कर ही नहीं सकता था। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया। मैं रमा जी, मैं यही अभी जिक्र कर रहा था, एक वक्त था मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया गया था और आज आपने मुझे सम्मान दिया है, तो इसके लिए मैं हिंदी भाषा नहीं, इसके लिए मैं अपनी मातृभाषा हिंदी का ऋणी हूँ। थोड़ी बहुत जो भी सेवा मैं हिंदी की कर पाया, उसकी वजह से आज मुझे इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है और इतना सम्मान मुझे मिला है। मैं आप सभी लोगों का, खास करके गौन साहब का, संयोजक जी का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर सकूं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों को एक ही बात दोबारा कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए हिंदी को ऊंचा उठाने की, हिंदी के लिए काम करने की, हिंदी में पढ़ने की। और ये जो अंग्रेजी का चोचा एक हमारे चारों तरफ बना हुआ है, हम भी हाई कोर्ट में देखते हैं कि बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट में एक हिंदी को एक ऐसा दर्जा मिले कि वहाँ हिंदी में लोग बहस कर सकें। लेकिन एक ऐसा परिवेश हमारे चारों ओर बनाया हुआ है कि उच्च न्यायालय के अंदर, दिल्ली उच्च न्यायालय में उसका जो रूल है, उसका जो दिल्ली उच्च न्यायालय का पंजाब एक्ट है, उसके कारण ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी रखी गई है और बहस के लिए आपको अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप कोशिश करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आप कामयाब होंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत